नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। आज नया चैप्टर चालू कर रहे हैं 9 नंबर का, लाइफ इन डेजर्ट। लास्ट चैप्टर है क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी का। तो आज क्लास 7 खत्म हो जाएगी, फिर अगले टाइम से हम क्लास 8 स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें बात है कि भैया जिंदगी कैसी है, जिंदगी कैसी है। जिंदगी के बारे में एक चीज़ सुनाऊं तुम्हें मैं। जिंदगी, ओ जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो जिंदगी है ना भाई साहब, जिंदगी वो डेजर्ट में कैसी है वो देखते हैं। क्योंकि ये किराए का घर है, तो ये किराए का घर हमें कहाँ पे मिला? डेजर्ट में मिला, रेगिस्तान में मिला। तो ये रेगिस्तान में जो किराए का घर हमें मिला जिंदगी का, वो कैसा है? रेगिस्तान में लोग कैसे रहते हैं, रेगिस्तान में कैसी वनस्पति होती है, यानी कैसे पेड़ पौधे होते हैं, और रेगिस्तान रेगिस्तान बना क्यों? वहाँ है रेगिस्तान इज रेगिस्तान, बाकी जगह हरियाली, रेगिस्तान में रेगिस्तान क्यों है? और दो रेगिस्तान पढ़ेंगे मेन मेन आज हम। एक पढ़ेंगे सहारा का रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये भाई रेगिस्तान जो सहारा वाला ना, इतना बड़ा है, दिखाऊंगा तुमको, लेकर चलूंगा सहारा में। इतना बड़ा है कि दो भारत एक जगह कर दो, वो भी छोटे रहेंगे, उससे भी बड़ा है ये, है ना। और दूसरा हम देखेंगे लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट। यानी जो रेगिस्तान होता है ना मित्रों, वो केवल गर्म ही नहीं होता, यानी जहां पे गर्मी पड़े उसी को रेगिस्तान नहीं बोलते, बल्कि जहां पे बहुत ठंड पड़े बहुत ठंड पड़े उसको भी रेगिस्तान बोलते हैं। तो लद्दाख वाला देखेंगे, वहां पे बहुत ठंड पड़ती है, वहां का सिस्टम देखेंगे क्या है। तो बात करते हैं चलो आज हम हॉट डेजर्ट सहारा की। तो देखो सहारा के बारे में क्या कहा जाता है कि ये जो सहारा का डेजर्ट है ना, वो 8.5 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर। 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में। और भारत का कितना है क्षेत्रफल? 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी देखो भारत, टोटल भारत का जितना क्षेत्रफल है ना, भारत का जितना एरिया है, इंडिया का जितना एरिया है, उस एरिया से भी दुगने से भी ज्यादा में फैला हुआ है सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका में। कहाँ पे वो हम देखेंगे। तो सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज, 11 देशों में फैला हुआ है ये सहारा का रेगिस्तान, 11 देशों में। दीज आर, कौन कौन सी कंट्री? वो अल्जेरिया है, चाड है, ये देशों के नाम है जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देश मिलते हैं ना हमको, अफ्रीकी महाद्वीप में, उनके नाम है जहां पे सारा रेगिस्तान फैला हुआ है। क्योंकि बहुत बड़ा है और अफ्रीका जो है ना, उसमें बहुत सारे देश है। तो कितने देशों में ये रेगिस्तान फैला हुआ है? तो अल्जीरिया में फैला हुआ है, चाड में फैला हुआ है, इजिप्ट में फैला हुआ है, लीबिया, माली, मॉरिशियानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा, इनमें ये फैला हुआ है ना। कहाँ पे आता है? देखो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर देखेंगे हम, तो हमको ऊपर ऊपर एकदम नॉर्थ में हमको मिलेगा सहारा का रेगिस्तान। अभी चल के देखेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन अभी ये देखो कि ये जो है, ये है सहारा का रेगिस्तान जो नॉर्थ कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में है। व्हेन यू थिंक ऑफ अ डेजर्ट पिक्चर दैट इमीडिएटली कम टू योर माइंड इज सैंड। यानी ये क्या बता रहा है कि भाई हमको लगता है कि डेजर्ट गर्म होते हैं, एक तो गर्मी पड़ती है वहाँ पे, और एक वहाँ पे रेत होती है। लेकिन ये दोनों चीज़ ही सही नहीं है मित्रों ना, ये दोनों चीज़ ही सही नहीं है। डेजर्ट जो है वो गर्म भी हो सकते हैं, वो ठंडे भी हो सकते हैं। वहाँ पे रेत भी हो सकते हैं, वहाँ पे पत्थर भी हो सकते हैं, है ना। पथरीले डेजर्ट भी होते हैं जहाँ पे रेत नहीं होती लेकिन पत्थर होते हैं। डेजर्ट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे बारिश कम होती है, तो इसलिए वहाँ पे सूखा रहता है और पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं उग पाते, ठीक है। तो जो सारा रेगिस्तान है ना, वहाँ पे रेत भी है, यानी कि सैंड भी मिलेगी, पथरीला रेगिस्तान भी मिलेगा, जो जहाँ पत्थर पत्थर मिलेंगे, सैंड नहीं मिलेगी। और बहुत टाइप के रेगिस्तान वहाँ पे मिल जाएंगे, अलग अलग टाइप के, है ना। जो कहाँ पे मिलेंगे? सहारा में। और उसके अलावा वहाँ पे पठार भी मिलेंगे। पठार पठार किसको बोलते हैं? प्लेट्यू को। तो प्लेट्यू भी मिलेंगे, वहाँ पे रेत भी मिलेगी, वहाँ पे पथरीला रेगिस्तान भी मिलेगा, सब कुछ मिलता है वहाँ पे, है ना। और इसीलिए जो तुम्हारे दिमाग में पिक्चर आती है रेत की, वो गलत है। अब सारा रेगिस्तान लेके चलता हूँ तुमको, मैं दिखाता हूँ, चलो घुमाने ले चलता हूँ तुमको सारा रेगिस्तान। आ जाओ भाई, सारा रेगिस्तान चले। तो उसके लिए हमें अफ्रीका में चलना पड़ेगा। तो ये इंडिया से हम चले अफ्रीका की ओर, ये आगे भाई अफ्रीका में। और तुम्हें ऊपर ऊपर जो पीला पीला दिख रहा है ना अफ्रीका में, ये भाई सहारा का रेगिस्तान ही है, ये सहारा का रेगिस्तान ही है। तो चलो एक जगह पे चलते हैं, कहीं पीली पीली जगह पे। देखो कितना एकदम सूखा दिख रहा है तुमको, ऊपर से ही सूखा दिख रहा है, तो अंदर से तो कितना भयंकर सूखा होगा ये। पास में चलते हैं, चलो और पास में चलो। चलो चलो चले मितवा, हम भीग भीग राहों में, इस सहारा के रेगिस्तान में खो न जाए। हम लू के थपेड़ों से डर कर रो न जाए। ये देखो रे मितवा, ये पूरा रेगिस्तान वा, यहाँ कोई पौधा नहीं, सब कुछ सूखा सूखा है। यहाँ का हर इंसान पानी के लिए भूखा है। तो मित्रों देखो, ये रेगिस्तान है पूरा, है ना, दिख रहा है।
दिख रहा है, ये देखो घास फूस उगे हुए, झाड़ियाँ उगी हुई है और कुछ नहीं है, दूर दूर तक रेत फैली पड़ी है। और ये रेगिस्तान भाई बहुत लंबा है, जितना आगे चलोगे जितना आगे चलोगे उतने ही आगे तक ये फैला हुआ रहेगा, ये खत्म थोड़ी होने वाला है। क्योंकि भारत जैसे दो देश इकट्ठे कर लो उतनी दूरी में फैला हुआ है। देखो ये पूरा अफ्रीका ऊपर वाला रेगिस्तान से भरा हुआ है भाई साहब। तो इसका नाम है सहारा रेगिस्तान, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना। लेकिन रेगिस्तान है इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे लोग नहीं रहते, लोग यहाँ पे रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। तो कौन कौन से लोग रहते हैं यहाँ पे और कैसे कैसे वो रहते हैं वो हम देखते हैं, चलो। अच्छा, कोई जमाने में क्या था भाई मेरे, कोई जमाने में ये जो दिख रहा है ना तुमको एकदम रेगिस्तान, ये हरा भरा हुआ करता था कोई जमाने में। जैसे नीचे वाला हरा भरा है ना, वैसे ऊपर वाला हुआ करता था। लेकिन फिर पर्यावरण बदला, क्लाइमेट बदला, जलवायु बदली, और बदलाव की वजह से फिर यहाँ पे बारिश होना कम हो गई और यहाँ पे रेगिस्तान बन गया। ऐसा भी हो जाता है। हम हमको जहाँ पे हरा भरा दिख रहा है आज, आज से 2000-3000 साल बाद देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पे रेगिस्तान बन जाए, और जहाँ पे हमें आज रेगिस्तान दिखते हैं हो सकता है वहाँ पे हरा भरा हो जाए। ऐसे बदलती रहती है धरती हमेशा, ठीक है। ओके, चलो क्लाइमेट देखें, सारा रेगिस्तान का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट सारा रेगिस्तान का कैसा है। आज मौसम बड़ा सूखा सूखा है, बड़ा गरम गरम है आज मौसम। ऐसा कौन बोलता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं जो सारा रेगिस्तान में रहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ सारा डेजर्ट इज स्corching हॉट, यानी बहुत गर्म है। पार्च ड्राई, एकदम सूखा सूखा है। इट हैज शॉर्ट रेनी सीजन, बरसात बहुत कम होती है। जब बारिश कम होगी तभी तो सूखा सूखा होगा ना। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, आसमान में बादल दिखते नहीं, बारिश ही नहीं होती तो बादल क्या करेंगे भाई, बादल क्या करेंगे। अगर बादल आएंगे तो सारा वाले क्या बोलेंगे, बादलों को देख के क्या बोलेंगे, बरस जाए बादल बरस जा, बरस जाए बादल बरस जा। पर बादल होंगे नहीं तो किसको बोलेंगे बरसने के लिए, बादल होंगे ही नहीं तो किसको बोलेंगे बरसने के लिए। तो वहां पे बादल नहीं है, वहां पे सूखा रहता है, आसमान खाली रहता है, जमीन सूखी रहती है, पानी है नहीं, रेगिस्तान है, पथरीली जमीनें हैं। हेयर द मॉइस्चर इवोपरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स, यानी जितनी जल्दी मॉइस्चर यहाँ पे इकट्ठा होता है ना उससे जल्दी ये इवोपरेट हो जाता है, यानी इवोपरेशन ज्यादा है और मॉइस्चर है नहीं तो एकदम सूखा, एकदम सूखा। हवा भी एकदम सूखी, पानी मिलेगा ही नहीं। मैंने बताया ना हवा में पानी घुल जाता है, यहाँ पे नहीं घुलेगा, क्यों, यहाँ पे है ही नहीं पानी। तो इसीलिए क्या होता है, जो भी कई देश होते हैं जिन जो अपने उनके पास पुराने जहाज रहते हैं ना, पुराने हवाई जहाज, तो वो देश के लोग क्या करते हैं, 2 सेकंड देना मुझे, 1 सेकंड, 1 सेकंड देना मुझे। थोड़ी सी आवाज हो गई। तो वो देश के लोग क्या करते हैं, अपने पुराने हवाई जहाज रेगिस्तान में खड़े करते हैं। क्यों, क्योंकि रेगिस्तान की जो हवा होती है वो एकदम सूखी होती है, और सूखी हवा की वजह से वहां पे जंग नहीं लगता। तो मैं दिखाऊंगा तुमको, अभी अमेरिका ने खड़े कर रखे हैं एक रेगिस्तान है, उसमें बहुत सारे हवाई जहाज खड़े हैं, हजारों पुराने हवाई जहाज जो भी काम में नहीं आ रहे उनको रेगिस्तान में खड़ा कर रखा है। रेगिस्तान अमेरिका में भी है, लेकिन अभी हम अफ्रीका वाला रेगिस्तान पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भाई साहब दिन जो होते हैं ना इतने गर्म होते हैं, दिन दिन में पूरी रेत होती है इनकी, पत्थर होते हैं एकदम सूखे, वो तपते हैं भयंकर रूप से, है ना। तपती तपती गर्मी, तपती तपती गर्मी का मौसम, वहां पे मौसम ऐसा आता है कि तपती घमोरिया घमोरिया सब लेके आता है। और रात होती है ना भाई साहब, रात, तो मैंने क्या बताया था तुमको कि जो क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट वो जितना सघन होगा, जितना ज्यादा उसमें मॉइस्चर वॉइस्चर होगा, उतना ही वो सूर्य की रोशनी को, गर्मी को रोक के रखेगा, है ना, और उससे रात थोड़ी गर्म रहेगी। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे आसमान एकदम साफ होता है, कुछ नहीं होता, बादल बादल कुछ नहीं होते। तो जितनी जल्दी गर्मी आती है ना दिन में, जितनी गर्म करती है दिन में गर्मी, रात होते हैं उतनी जल्दी वो गर्मी अंतरिक्ष में लौट भी जाती है, तो वो धरती पर रुकती नहीं। तो भाई दिन तो एकदम गर्म होते हैं और रात को सारी गर्मी वापस चली जाती है, तो रातें एकदम ठंडी होती है। तो ऐसा हो सकता है कि दिन में तो तुम 50 डिग्री 55 डिग्री के तापमान में झुलस रहे हो, और रात होते ही माइनस में तापमान चला जाए, -0 -1 डिग्री चला जाए, तो रात में जमोगे दिन में गर्म होगे। ऐसा यहाँ का मौसम है, बहुत खतरनाक मौसम होता है यहाँ का, है ना। फ्लोरा एंड फोना की बात करें, कैसे यहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं, कैसे यहाँ पे जानवर होते हैं। तो वेजिटेशन तुमको लगता है कैसी होगी, यहाँ पे पानी नहीं है तो यहाँ पे बड़े बड़े पौधे मिलेंगे नहीं, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पौधे मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे, कटीली झाड़ियाँ मिलेगी। क्या मिलेंगे, कैक्टस मिलेंगे भाई साहब, कैक्टस, कटीले। डेट पाम मिलेंगे, यानी खजूर के पौधे मिलेंगे। और एकीसिया, ये क्या होता है मुझे भी नहीं पता। इन सम प्लेसेज देर आर ओएसिस, ग्रीन आइलैंड विद डेड पाम सराउंडिंग देम। तो ओएसिस किसको बोलते हैं, चलो हम ओएसिस देखते हैं। ओएसिस, तुमको ओएसिस दिखाता हूँ मैं। ओएसिस बोलते हैं कि रेगिस्तान के बीच में है ना, अगर कोई जगह ऐसी हो जहाँ पे खड्डा हो और वहाँ पे पानी भर जाए, तो यानी पूरी तरफ तो रेगिस्तान है, पीने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक जगह पे तुम्हें पानी भर रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ दिखती है, बहुत बढ़िया चीज़ दिखती है, उसको बोलते हैं ओएसिस। लेके चल रहा है कि नहीं हमें, चल तो रहा है। ये क्या हो गया, कहीं लेके चलना था भाई, ओएसिस दिखा दो, कोई पड़ा है तो हमारे बालकों को दिखा दो रे। नजा डेजर्ट ओएसिस देखते हैं। ये तो कुछ, क्या चीज़ है ये, दिखा दो।
नहीं दिखा रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे मान लो यार, मैं तुमको बताता हूँ कि रेगिस्तान जो है ना, मान लो ये पूरा रेगिस्तान है, चारों तरफ रेत ही रेत है, लेकिन एक जगह खड्डा हो गया है ना, क्योंकि वहाँ की रेत उड़ के चली गई हवा से, तो वहाँ पे खड्डा हो गया। अब खड्डा होगा तो क्या होगा, मान लो ये तो जमीन थी ऐसी, एक जगह खड्डा हो गया, इतना खड्डा हो गया, तो अब नीचे जमीन के नीचे तो पानी बहता ही रहता है ना, तो वो नीचे का पानी फिर रिस्क के ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे पानी भर जाएगा। तो ये जो पानी भरा हुआ रहेगा इसको बोलेंगे हम ओएसिस, है ना। और यहाँ पे ओएसिस में क्योंकि थोड़ा बहुत पानी रहता है, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगते हैं वो थोड़े हरे भरे रहते हैं। तो ओएसिस कैसे पहचानोगे रेगिस्तान में, पूरे पीले पीले रेगिस्तान में अगर कोई हरी जगह दिख जाए तो समझ जाना वहाँ पे ओएसिस है, वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी है, तो पानी मिल सकता है। ठीक है। यहाँ पे किस तरीके के जानवर मिलते हैं, यहाँ पे कैमल मिलते हैं, हाइना मिलते हैं, हाइना बोलते हैं जरक को, जैकॉल मिलते हैं, है ना, फॉक्स मिलते हैं, ये जैकॉल शायद गीदड़ को बोलते हैं, और फॉक्स जो है वो बोलते हैं लोमड़ी को, स्कॉर्पियन बिच्छू, और बहुत सारे सांप मिलते हैं, बहुत सारी छिपकलियाँ मिलती है। इस टाइप के जानवर यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं जो कम पानी में अपना गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत कमी है। अब ये देखो, ये ओएसिस है, दिख रहा है तुमको, पूरे रेत है, देखो चारों तरफ रेत है, लेकिन यहाँ पे तुमको पौधे उगे हुए दिखेंगे, तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे पानी है भाई नीचे। तो यहाँ पे नीचे ओएसिस है, यानी नीचे से पानी बह रहा है। तो यहाँ पे अगर खड्डा करोगे तो पानी निकल जाएगा, है ना, इसको बोलते हैं ओएसिस। ठीक है। यहाँ के लोग कैसे होते हैं सहारा के, तो भाई लोग वही होंगे, मैंने बताया तुमको कि अफ्रीका में और अमेजोन में और इधर जो है जनजातीय लोग बहुत मिलते हैं, ट्राइबल्स बहुत मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब है। जो ये क्या बोलते हैं, इस्लाम धर्म जो चालू हुआ ना नया, ये पहले ट्राइबल लोगों का धर्म हुआ करता था। पहले इस्लाम धर्म यहीं से चालू हुआ था, इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। यहाँ पे जो है ट्राइबल लोग अपना अलग अलग धर्म मानते थे, उन्हीं में से, मतलब ट्राइबल लोगों का अपना अलग कल्चर होता है, अलग धर्म होता है, तो उनमें से किसी का एक कल्चर था, उस कल्चर को फिर इस्लाम धर्म की शक्ल देके उसको इस्लाम धर्म बनाया गया, है ना। वो एक ट्राइब थी, कौन सी ट्राइब थी मुझे याद नहीं है, देख लेना, पढ़े मिल जाएगी भी, एनसीईआरटी में हिस्ट्री दी हुई है। तो यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के लोग हैं, सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज। अमॉन्ग देम आर बेडूनीज, बेडूनीज ट्राइब है एक तो यहाँ पे, और टुआग्रेस ट्राइब है। दो ये ट्राइब के लोग हैं जो कि ज़्यादा यहाँ पे फेमस है, बेडूनीज और टुआग्रेस, है ना। दीज ग्रुप्स आर नोमेडिक ट्राइब्स रियरिंग लाइव स्टॉक सच एज गोट, सिप, कैमल, हॉर्सेस। ये सब पालते हैं, गोट पालते हैं, सिप पालते हैं, मतलब भेड़ पालते हैं, कैमल यानी कि ऊँट पालते हैं, घोड़े पालते हैं, गधे पालते हैं। दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विद मिल्क, हाइड्स फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट, स्नाइपर। ये ठीक है, तो जानवर पालेंगे, क्या मिलेगा जानवर से, दूध मिलेगा, चमड़ी मिलेगी, मांस मिलेगा, ये सब मिलेगा, तो वो सब चीज़ों को वो काम में लेते हैं। ठीक है, अच्छा। और ये बहुत बहुत हैवी कपड़े पहनते हैं, बहुत ढक के रखते हैं खुद को, क्योंकि वहाँ पे तूफान आते हैं, बहुत ज़्यादा रेत के तूफान आते हैं, तो रेत के तूफानों से बचने के लिए ढक के रखते हैं। ऊपर से गर्मी पड़ती है इतनी, तो वो ढक के रखते हैं सब कुछ, है ना। इसीलिए जो ये बुर्का इनका सिस्टम चला है ना, ये वहीं से आया है, बुर्के का सिस्टम। वो सबसे पहले तो चलाया गया था किसके लिए, रेत से बचने के लिए, इनसे बचने के लिए, लेकिन फिर उसको उन्होंने एक प्रथा बना दी। चलाया वो गया था मौसम की वजह से कि भाई तूफान आए तो उससे बच जाए, है ना, लेकिन उसको फिर उसने धर्म के साथ में जोड़ के प्रथा बना दिया गया। ठीक है। द ओएसिस इन द सहारा एंड नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन सिंस, मैंने बताया था नाइल नदी निकलती है, हमने नील नदी देखी थी ना, देखो यहीं से निकलती है नील नदी, में दिखाता हूँ तुमको। तो चारों तरफ तो रेगिस्तान है, चारों तरफ तो रेगिस्तान फैला हुआ है, लेकिन नील नदी जहाँ से निकलती है ना, वहाँ पे थोड़ा हरियाली है। देखो ये पूरा डेजर्ट है, और डेजर्ट में यहाँ से देखो ये नील नदी निकल रही है, इसको बोलते हैं नाइल रिवर, है ना। और जो ये नाइल रिवर है, ये जहाँ जहाँ से निकलती है ना, तो इसके आसपास में लोग ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके आसपास में थोड़ा हरा भरा दिखेगा। जहाँ से नदी निकलती है, मैंने बताया नदी अपना तो पानी लाती है, उसके साथ में नीचे ज़मीन के भी पानी फैलाती रहती है। तो पानी रहेगा तो फिर लोग रह पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ खेती वेती भी कर लेते हैं, कुछ उगा भी लेते हैं, आराम से रह लेते हैं। तो इनके आसपास में जो जो ओएसिस है ना, नील नदी के आसपास में, उनमें ज़्यादा लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है। और वहाँ पे पानी है, इसलिए लोग वहाँ पे खजूर की पौधे उगाते हैं। क्रॉप्स एज राइस, व्हीट, बार्ले एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। तो पानी जहाँ पे होता है वहाँ पे चावल उगाया जा सकता है, चाहे रेगिस्तान हो। तो नील नदी पानी दे देती है, तो वहाँ पे लोग चावल भी उगा लेते हैं, गेहूँ उगा लेते हैं, और जो ग्वार और बाजरा ये चीज़ें उगा लेते हैं। ठीक है। कॉटन भी वहाँ पे उगाते हैं, इजिप्शियन कॉटन उसको बोलते हैं। ये इजिप्शियन कॉटन जो है वो फेमस है। ठीक है। वो कहाँ पे उगती है? इजिप्ट में उगती है। इजिप्ट से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है, नाइल रिवर। नाइल रिवर तो दुनिया की सबसे लंबी नदी बताई जाती है, और दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी वाली नदी, यानी सबसे बड़ी नदी बताते हैं अमेजोन को। दोनों के बीच में कंपटीशन चलता है। और यहाँ पे जब से, अब पता है रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में पेट्रोल निकलता है, कच्चा पेट्रोल ज़मीन के नीचे से, फिर वो निकलता है, फिर उसको रिफाइन करते हैं, और फिर वो हमारा पेट्रोल गाड़ियों में डालने का मिलता है। तो जब तक यहाँ पे तेल की खोज नहीं हुई, तब तक तो यहाँ पे गरीब थे लोग। लेकिन फिर यहाँ पे पेट्रोल निकलना स्टार्ट हुआ, तो पेट्रोल बहुत महंगा बिकता है, तो ये बहुत लोग अमीर हो गए। तो जब से अमीर हुए, इनका जो है काया पलट हो गई। पहले घूमते थे ऐसे ही भिखमंगों के जैसे, लेकिन फिर जैसे पैसे आए तेल के, तो ये देश लगभग लगभग अमीर हो गए। और इनकी अमीरी ही देखो, आजकल इनके बीच में लड़ाई हो रही है ना। तो क्योंकि इन लोगों के पास में हिस्ट्री में पैसा नहीं था, हिस्ट्री में ये गरीब भिखमंगे टाइप के लोग थे। लेकिन फिर
पेट्रोल निकला तो अचानक से बहुत पैसा आ गया, तो इनके पास उस पैसे को एडजस्ट कर पाने की कैपेसिटी नहीं थी। तो इसलिए अब वो पैसे की वजह से ये चीज़ें खरीद सकते हैं, हथियार खरीद सकते हैं, तो आपस में लड़ते रहते हैं। और अभी भी लड़ाई हो रही है इनके बीच में, देखो कितनी खतरनाक लड़ाई चल रही है। अब बात करते हैं कि भैया इसकी वजह से जो ना ये डेजर्ट ट्रांसफर हो गया। सऊदी अरब देखोगे, सऊदी अरब, दुबई देखोगे, दुबई आजकल दुनिया की सबसे वेल डेवलप्ड सिटी में से एक होती है दुबई। पहले क्या था दुबई? कुछ नहीं था, मछुआरों का गांव था जहाँ पे आधे कपड़े पहने हुए मछुआरे घूमते थे। लेकिन अब वहाँ पे रईस लोग घूमते हैं, विदेशी लोग आते हैं, अरबों खरबों में वहाँ पे फ्लैट मिलते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? पेट्रोल निकलने की वजह से, तेल निकलने की वजह से। ठीक है। द कल्चरल लैंडस्केप वो सारा अंडरगोइंग चेंज, ग्लिमिंग ग्लास, सीज्ड ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर्स, मॉस्क एंड सुपर हाईवेज क्राइस ओवर एंशिएंट कैमल पाथ। तो जहाँ पे पहले भाई सिर्फ और सिर्फ ऊँट चलाते थे लोग, ऊँटों पे बैठ बैठ के जाते थे, अब वहाँ पे जो 6 लेन 7 लेन 8 लेन हाईवे बन चुके हैं। जहाँ पे पहले झोपड़े में रहते थे वहाँ पे अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है, जिनमें टावर बन चुके हैं, एकदम एसी वाले, एयर कंडीशन वाले, कांच लगे हुए ऑफिस बन चुके हैं, बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बन चुकी है। और सब कुछ किसकी वजह से? तेल की वजह से, पेट्रोल निकलने की वजह से। कैमल चलते थे, उनकी जगह ट्रक आ गए हैं, और वहाँ के लोग अब महंगी महंगी गाड़ियों का शौक रखते हैं। ये सारा काम होने लग गया है ना। अच्छा, और वहाँ पे जो पहले ये जनजाति वाले लोग थे ना, जो मैंने अभी ट्राइब बताई, ये पहले तो शिकार करते थे और अपनी खेती करते थे। अब ये क्या करने लगे कि भाई कौन शिकार करेगा, कौन खेती करेगा, माथाफोड़ी ज़्यादा है, अपन तो एक काम करते हैं, तेल निकालने वाली कंपनी में चलते हैं, वहीं पर नौकरी करते, तो वो लोग नौकरी करने लगे। तो ये सारा डेजर्ट का हमने देख लिया क्या क्या सिस्टम था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें समझने के लिए, नॉर्मल चीज़ थी। अब समझते हैं हम हमारे डेजर्ट का कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख वाला। कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। लद्दाख जो है भारत के ऊपर है, दिख रहा है तुमको, ये भारत का सिर है, ये भारत का सिर वाला हिस्सा है। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख का, वो भी तुमको दिखा देता हूँ एक बार में, फिर हम पढ़ेंगे, देख लोगे तो समझ जाओगे। तो अब हम अफ्रीका से बाहर चलते हैं और भारत की ओर चलते हैं, ये आगे हम इंडिया की ओर। और यहाँ पे देखो ये रहा लद्दाख, और यहाँ पे ये है लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट। आपको यहाँ पे वो भी दिखने लग गए होंगे, हिमालय के पर्वत भी दिखने लग गए होंगे। तो हेमिस नेशनल पार्क है, ले चलें, चलो ले चलो। तो ये देखो दिख रहा है तुमको, एयरपोर्ट भी है यहाँ पे, देखो ये एयरपोर्ट है भाई साहब, हवाई जहाज भी खड़े हुए दिखेंगे यहाँ पे। उड़ रहा है क्या कोई हवाई जहाज? देखें क्या, खड़ा है क्या हवाई जहाज? देखो ये खड़े दिख रहे हैं, देखो ये हवाई जहाज खड़े मित्रों, दिख रहे हैं हवाई जहाज। थोड़ा सा डिले आ रहा है आज, थोड़ा सा डिले आ रहा है। देखो हवाई जहाज खड़ा है ना, ये कहाँ का एयरपोर्ट है? लेह का एयरपोर्ट है, लेह का। तो देखो यहाँ पे क्या है, पूरा रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन ये रेगिस्तान गर्म नहीं है, ठंडा है, यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो ये हमारे लद्दाख का डेजर्ट है, किसको बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। जोरावर फोर्ट भी है यहाँ पे, दिखाऊंगा तुमको जोरावर फोर्ट कैसा है। अब ये 3D में नहीं दिया हुआ, पहाड़ तो 3D में दिए हुए हैं। तो ये कोई फोर्ट है वहाँ पे, जोरावर फोर्ट कहाँ पे? लद्दाख में। तो भाई लद्दाख जो है ना वो 2 पहाड़ों के बीच में है। कौन कौन से पहाड़? जास्कर रेंज और काराकोरम रेंज के बीच में है कौन? लद्दाख। तो जास्कर रेंज तो निकलती है कुछ यहाँ से, ऐसे सी है ना यहाँ पे, और काराकोरम रेंज यहाँ से निकलती है। जोजिला पास जो है वो काराकोरम रेंज में, नहीं सॉरी, काराकोरम ऊपर से निकलती है, जास्कर नीचे से निकलती है, और जोजिला जो है वो जास्कर रेंज में है पास, है ना, जोजिला पास। तो इनके बीच में फैला हुआ लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंडस नदी यहाँ से निकलती है, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है। इंडस नदी यानी कि जिसको हम सिंधु नदी बोलते हैं वो निकलती है, वो इधर से आती है, यूँ आती है, यूँ देखो ये इंडस नदी आ रही है, ये इंडस नदी आ रही है, आ रही है, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, फिर पाकिस्तान में चली जाएगी इधर से, और पाकिस्तान में आगे जाके उधर गिर जाएगी समुद्र में। ठीक है। तो इंडस नदी कहाँ से निकलती है? लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट से निकलती है, और यहाँ पे एकदम ठंड रहती है। यहाँ का सिस्टम अलग है भाई साहब, लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट का। यहाँ का क्या सिस्टम है? यहाँ की हवा बहुत हल्की है, यानी एटमॉस्फेयर जो है ना वो बड़ा ही लाइट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, क्योंकि बड़ा ऊंचा है ये, 3000 से लेकर 8000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, 3000 से लेकर 8000 मीटर, बहुत ऊंचा है। तो यानी कि एयर प्रेशर बहुत कम है, एटमॉस्फेयर हल्का है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितना एटमॉस्फेयर हल्का होगा ना, जितना एटमॉस्फेयर हल्का होगा मित्रों, उतनी ही सूरज की रोशनी को रोका नहीं जाएगा, वो सीधी आएगी। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है कि मान लो एक जगह तुम बैठे हो जहाँ पे थोड़ी सी छाया आ रही है और थोड़ी धूप आ रही है, तुमने पैर तो धूप में कर रखे हैं और अपना सर और बाकी चीजें छाया में कर रखी है, और तुम कपड़े नहीं पहन रखे, तो भाई जहां जहां तुम धूप में बैठे हो ना वहां तो तुम्हारे पैर जल जाएंगे धूप से, और जहां जहां तुम छाया में हो ना वहां तुम्हारे फ्रोस्ट बाइट हो जाएगी। फ्रोस्ट बाइट किसको बोलते हैं? सर्दी, ज्यादा सर्दी में रहने से अंदर के मांस वास सब जम जाती है, कोशिका जम जाती है, उसको बोलते हैं फ्रोस्ट बाइट। तो जहां पे छाया है वहां पे तो तुम्हें फ्रोस्ट बाइट हो रही है, और जहां पे धूप है वहां पे तुम्हारे धूप से जल जाएंगे पैर। मतलब इतना डिफरेंस है भाई साहब। क्यों? क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर जो है वो लाइट है, एटमॉस्फेयर जो है थिन है, थिन पतला एटमॉस्फेयर है, गैसेज इतनी ज्यादा नहीं है, तो सूरज की गर्मी सीधी आती है और चली भी सीधी जाती है। तो ठंड भी बहुत भयंकर पड़ती है, गर्मी भी बहुत भयंकर पड़ती है। तो सूरज के सामने रहोगे जल जाओगे, छाया में रहोगे जम जाओगे। इतना खतरनाक यहाँ पे सिस्टम है भाई मेरे। ठीक है।
The altitude in Ladakh varies from about 3,000 in Kargil to more than 8,000 meter in Karakoram. Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. क्लाइमेट क्या है यहाँ का, बहुत कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ठंडा है और ड्राई है, यानी पानी नहीं है इनके क्लाइमेट में, एकदम सूखी हवा है. द air at this latitude is so thin that the heat of the sun can be felt instantly. यानी एयर इतनी थिन है, हवा जितनी ज़्यादा मोटी होगी ना, यानी हवा में जितनी ज़्यादा गर्मी वो होगी, हवा में जितनी ज़्यादा भाप मिली भी रहेगी, हवा बादल बादल होंगे, एटमॉस्फेयर में चीज़ें ज़्यादा होगी, और एयर जितनी मोटी होगी, थिन नहीं होगी, थिक होगी, तो सूरज की गर्मी सीधी नहीं आ पाएगी, वो एटमॉस्फेयर उसको रोक लेगा. लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में कुछ नहीं है, एकदम खाली है, तो सूरज की गर्मी सीधी आएगी और अपने आप टकराएगी, तो एकदम जला देगी, है ना. तो यहाँ पे जैसे ही निकलो धूप में, और जगह पे तो तुम धूप में निकलते हो 1-2 मिनट बाद तुम्हें धूप फील होती होगी, यहाँ पे निकलते ही फील होगी भाई भयंकर तरफ की धूप, है ना. द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो 30 डिग्री सेल्सियस. यानी दिन का तो 0 से बस थोड़ा सा ऊपर होता है, और नाइट में -30 चला जाता है भाई साहब, -30 डिग्री तक तापमान चला जाता है. इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर मे रिमेन बिलो 40 डिग्री फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम. एज इट लाइज in the rain side of the Himalaya, there is little rainfall, as low as 10 centimeter every year. The area experiences freezing wind and burning hot sunlight. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साहब, यहाँ पे एक तो बरसात नहीं होती, ठंड रहती है बहुत ज़्यादा. गर्मियों में 0 डिग्री तापमान तो रहता है दिन में, और रात को -30 चला जाता है. सर्दियों में तो -40 के आसपास रहता है सारा दिन में या रात में. और यहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होती, तो यहाँ पे सूखा है सब कुछ. और जो मैंने बताया था कि सर्दी में बैठोगे, छाया में बैठोगे, धूप में बैठोगे, तो धूप वाले साइड तो जल जाएगी तुम्हारी, और छाया वाली साइड फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगी. इतनी खतरनाक यहाँ का मौसम है. और फ्लोरा फोना देखते हैं कि कैसे यहाँ पे पेड़ पौधे मिलते हैं और कैसे यहाँ पे जानवर मिलते हैं. तो पेड़ पौधे तो कैसे मिलेंगे भाई, मेरे को बताओ. यहाँ पे सिस्टम इतना हैंग हो रहा है, इतनी ठंड है, तो कैसे पेड़ पौधे मिलेंगे. ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स, यानी वेजिटेशन बहुत कम है यहाँ पे. देर आर स्केंटी पैचेज ऑफ ग्रासेस एंड सर्ब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज. तो थोड़ी बहुत घास फूस उगती है बस, कि थोड़े बहुत जानवर जो है वहाँ के याक वाक वो चर ले, बाकी कुछ ज़्यादा उगता नहीं है यहाँ पे. ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड poplars are seen in the valley. During the summers, fruit trees such as apples, apricots and walnuts bloom. तो यहाँ पे कौन से पौधे लगते हैं ठंड में, क्या उगती है, एक तो एप्पल उगती है ना, यानी सेब उगती है. एप्रिकोट क्या होता है मुझे नहीं पता. वॉलनट बोलते हैं अपने क्या नाम है, अखरोटों को, है ना. तो एप्पल, अखरोट, इस टाइप की चीज़ें कहाँ पर उगती है, गर्मियों में उगती है, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, 0 डिग्री से थोड़ा 1-2 डिग्री रहता है. सर्दियों में तो -40 -50 डिग्री में तो कुछ उगने का सवाल ही नहीं उठता, तब तो एकदम फ्रीजिंग हो जाती है, सारे के सारे फ्रीजर बन जाते हैं. कुछ यहाँ पे पंछी भी मिलते हैं, जैसे कि कौन कौन से, रोबिन, रेड स्टार्ट, टिबिटियन स्नोकॉक, रेवन यानी कि कौआ, होपोए, ये सारे पंछी मिलते हैं. नाम याद कर लेना, बहुत अजीब अजीब नाम मैंने तो सुने नहीं कभी. सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स. कई क्या होता है माइग्रेटरी बर्ड किसको बोलते हैं, देखो पंछियों ने भी सिस्टम अपना रखा है. कई जगह बहुत सर्दी पड़ती है, बहुत सर्दी, जैसे लद्दाख में सर्दियों में -50 -40 तापमान रहता है. तो ये पंछी क्या करेंगे, गर्मियों में तो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन फिर सर्दियों में जब टेम्परेचर कम होने लगेगा तो और कहीं चले जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो. तो माइग्रेटरी इसलिए बोलते हैं कि ये चले जाते हैं दूसरी जगह, गर्म जगह पे. द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट. यहाँ पे जंगली बकरी मिलती है, जंगली भेड़ मिलती है, याक मिलता है, और ऐसे कुत्ते मिलते हैं जिनके बड़े बड़े बाड़ होते हैं, है ना, और वो बर्फ़ में भी गाड़ियों को खींच सकते हैं, आराम से जिंदा रह सकते. तो वो स्पेशल डॉग होते हैं लद्दाख के, ठीक है. और ये एनिमल से क्या मिलता है, वही मिलता है जो अफ्रीका में मिलता था, मिल्क, मीट एंड हाइड्स. यानी एक तो दूध मिल जाता है, मांस खा लेते हैं इसका, और इसी की फिर चमड़ी उतार के जब मर जाता है तो कपड़े वपड़े बना लेते हैं अपने, ठीक है. ओके. और चीज़ बटर बनाई जाती है याक के मिल्क से. छोड़ो बात, लोग कैसे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी भाई साहब अधिकतर यहाँ पे या तो मुस्लिम है लोग, और या फिर बुद्धिस्ट है. 2 धर्म के लोग ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे. बुद्धिस्ट ज़्यादा मिलते हैं. बुद्ध धर्म जो था उसके जो बुद्ध धर्म के मठ होते हैं, मोनेस्ट्रीज होती है, वो बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पे लद्दाख में, है ना. इनको बोलते हैं गोम्पाज. क्या बोलते हैं, गोम्पाज. बुद्ध धर्म की जो मोनेस्ट्री होती है ना, जो मठ होते हैं जिनमें वो अपनी पूजा वूजा करते हैं, उनको गोम्पा बोलते हैं लद्दाख में, ठीक है. और हेमिस में, थिक्से में, से में और ले में, यूरू में, इनमें बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हमको देखने को मिल जाएगी. अच्छा, सर्दियों में तो इतना तापमान कम रहता है कि लोग कुछ नहीं करते, आराम से सब कुछ अपना पहले ही इकट्ठा कर लेते हैं और जाके घरों में बैठ जाते हैं, पूरी सर्दी घर में बैठे बैठे आराम से निकालते हैं. जब गर्मी आती है तो गर्मियों में कुछ चीज़ें उगा भी लेते हैं. क्या क्या उगा लेते हैं, बारले उगा लेते हैं, ज्वार उगा लेते हैं, और पोटैटो यानी कि आलू उगा लेते हैं. ठंडी जगहों में आलू ज़्यादा उगाए जाते हैं. पीज उगा लेते हैं, बीन्स उगा लेते हैं, टर्निप्स उगा लेते हैं, ये सब चीज़ें उगा लेते हैं ये, ताकि सर्दियों में उनको आराम से बैठ के खा सके. क्लाइमेट जो है विंटर मंथ में इतना खतरनाक होता है कि पीपल कीप देमसेल्फ इंगेज्ड इन फेस्टिवल एंड सेरेमनीज. क्योंकि विंटर में कोई काम तो कर नहीं सकते, है ना, इतना ठंडा है, कोई काम तो कर नहीं सकते. तो फिर क्या करते हैं, अपने घर में कोई फेस्टिवल हो गया, सेरेमनी हो गई, वो बैठ के आराम से मजे लेते हैं पूरी विंटर, और फिर गर्मियों में फिर से कुछ उगाते हैं और उसको इकट्ठा कर लेते हैं. तो जिंदगी आगे से गर्मियों में काम करो, विंटर में आराम करो, है ना.
द वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउसेज बट फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड सोप, ये वो ठीक है। द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास। तो मैंने जोजिला पास दिखाया था ना तुमको, पास किसको बोलते हैं, देखो ये यहाँ पे जास्कर रेंज है, तो ये पहाड़ पूरा पूरा पहाड़ की दीवार है लद्दाख के आगे, तो पहाड़ के ऊपर से तो हाईवे नहीं बनाया जा सकता। तो फिर क्या होता है, जोजिला पास यानी पहाड़ के बीच में एक जगह खाली रह जाती है, जो जगह से हम निकल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पास, यानी इससे हम पहाड़ को पास करके दूसरी साइड जा सकते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर इधर है, लद्दाख उधर है, तो ये जोजिला पास से जो है ना, यहाँ से एक रोड निकलती है जो इनको जोड़ती है। अगर जोजिला पास नहीं होता लद्दाख भारत से जुड़ता है नहीं, लद्दाख एकदम कट जाता अलग। इस जोजिला पास में 1A नेशनल हाईवे नंबर 1A है, जो जोजिला लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ देता है ना। ठीक है, यस। यहाँ का मेजर जो एक्टिविटी है ना जिससे लोग अपने पैसे कमाते हैं वो क्या है, टूरिज्म। क्योंकि आजकल तो बहुत चल रहा है, यूट्यूब पे देखा होगा तुमने, ले लेके मोटरसाइकिल लद्दाख ट्रिप, ये ट्रिप वो ट्रिप, लोग निकल जाते हैं, है ना। ठीक है, तो टूरिज्म से यहाँ पे लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं। किससे कमाते हैं, टूरिज्म से। और विद सेवरल टूरिस्ट streaming in from within India and abroad. Visit to the Gompas, trek to the sea meadows and glacier, witnessing ceremonies and festival are important activities. तो देखो यहाँ पे ऐसे तैयार हो आगे बढ़िया बढ़िया सेरेमनी फेस्टिवल भी किए जाते हैं, इनको देखने भी लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और वो जो बुद्धिस्ट मैंने मोनिस्ट्रीज बताई थी गोम्पा, उनको देख लेते हैं। ग्लेशियर है यहाँ पे, बर्फ के पहाड़ है, उनको देख लेते हैं। तो लोग घूमने के लिए आते हैं, उससे यहाँ के लोग पैसे कमाते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन, बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मोनी विद द नेचर। ड्यू टू scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverences and care. Nothing is discarded or wasted. तो बोलते हैं कि यहाँ के लोगों के पास देखो चीज़ें बहुत कम है, पानी इनके पास कम है, खाना इनके पास कम है, तो ये नेचर के साथ मिलकर रहना इन्होंने सीख लिया। उस कम थोड़े से पानी को कैसे उपयोग करना है, थोड़े से खाने को कैसे सही से उपयोग करना है, कोई कुछ भी वेस्ट नहीं जाए और नेचर को कोई नुकसान ना हो, प्रकृति को कोई नुकसान ना हो, ये लोग वहाँ पे बहुत सोचते हैं। इसलिए आजकल तुमने सुना होगा यहाँ के लोग थोड़े से धरने वरने पे बैठे थे, क्योंकि वहाँ पे क्या, वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही है। वहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सोलर पार्क लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया धूप इतनी ज़्यादा पड़ती है कि जला देती है। तो वहाँ पे अगर सोलर प्लेट हम लगा देंगे तो बढ़िया वहाँ पे बिजली बन सकती है ना उससे। और ज़मीन भी बहुत खाली, अभी मैंने दिखाया रेगिस्तान है तो ज़मीन खाली, वहाँ पे सोलर प्लेट लगा दो। तो यहाँ के लोग चिढ़ गए कि नहीं हमारे यहाँ पे खाली रहने दो, हाँ यहाँ मत लोग लगाओ कुछ भी, तुम ये गलत कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो। लेकिन भारत सरकार ये चाहती है कि खाली ज़मीन पड़ी और इतनी अच्छी धूप आती है तो वहाँ पे बढ़िया बिजली बन जाए, तो बिजली की किल्लत भी पूरी हो जाए, इनको भी दे दे, भारत में भी मिल जाए वो बिजली। लेकिन इन लोगों को ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये नेचर से प्यार करने वाले लोग लद्दाख के लोग, और ये कुछ भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से ये आराम से रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बढ़िया काटते हैं, और सर्दियों में त्योहारों का मजा लेते हैं और गर्मियों में काम करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर हो गया पूरा, और क्लास 7 की एनसीईआरटी भी हो गई पूरी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड नीचे भी सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। और उधर मित्रों, उधर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ रही है जिसमें सारी की सारी वीडियो जो बनाता हूँ वो दी हुई है, तो वो भी वहाँ पर मिल जाएगी। तो अब मैं बोलूँ, एक चीज़ बोल देता हूँ, चलो मैं अच्छा चलता हूँ, लाइक में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करना, और नीचे कोई डाउट कमेंट करना। ज्योग्राफी सारी समझा दूंगा तुमको, रात को पॉलिटी की क्लास लूँगा। स्टूडेंट मेरे या स्टूडेंट मेरे या स्टूडेंट मेरे या बाय बाय या ओके या।